This call is now being recorded. चलो बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम 2025 अक्टूबर नवंबर का पेपर करने जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर का पेपर कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर ग्रेडियंट 25 का पेपर कर रहे हैं मेरा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आपसे पूछ रहा है मैग्नीज एंड इट्स कंपाउंड आर वाइडली यूज्ड इन मैनी केमिकल रिएक्शन। मैग्नीज इज यूजुअली फाउंड एज अ सिंगल आइसोटोप मैग्नीज 55। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम ऑफ मैग्नीज 55। बेटा जरा पीरियोडिक टेबल देखेंगे और मुझे बताएंगे। 25 प्रोटॉन होते हैं सर। 25 प्रोटॉन होते हैं 25 प्रोटॉन्स होते हैं, 30 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कैसे कहा कि 30 न्यूट्रॉन होते हैं बेटा? सर 55 से 25 माइनस कर दिया ना। बिल्कुल सही कहा करा आपने। 55 माइनस 25। पीरियोडिक टेबल से सिर्फ आपने प्रोटॉन नंबर निकाला विच इज 25। आपसे कह रहा है आइसोटोप की डेफिनेशन लिखें। सर एलिमेंट्स ऑफ same number of protons and electrons and different number of neutrons. अच्छा, स्टार्ट में क्या बोला आपने? सर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अब बिल्कुल सही है, बेहतरीन डेफिनेशन दिया आपने। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same number of protons and electrons and different number of neutrons. बिल्कुल सही है। हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लाइन के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया था स्टार्ट में, इसलिए आप छोटा लिखेंगे, लाइन के अंदर ही लिखेंगे। अब अगला कह रहे हैं स्टेट द टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमाइन द रिलेटिव। आपने परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, आपने कहा परसेंटेज अबंडेंस, बिल्कुल सही है। परसेंटेज abundance of each isotope, ये जाएगा y एक्सिस के अंदर। और सर एटॉमिक ये जाएगा y एक्सिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? सर वो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास चाहिए ना दोनों का। हाँ बेटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। आपके पास दो आइसोटोप हैं ऑफ मैग्नीज। कैसे लिखा है ऊपर देखें, इसने डैश डाल के लिखा है। मैग्नीज 55, 53 एंड मैग्नीज 55। ये एक्स एक्सिस में आएगा। अब ये आपसे कह रहा है आर्गन, आर्गन आप लगाएं, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है शॉर्ट। कंप्लीट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई आपने लिखना है पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 3s2 और बेटा सर 3p6। 3p6, फिर 4s2 तो लिखा हुआ है, 3d10 लिखा हुआ है। आप चाहें तो 4s पहले लिख दें, लेकिन मैंने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो मैंने 4s में पहले भरे, 4s में पहले भरने, 3d में बाद में भरने।
लेकिन लिखते वक्त आप चाहें तो पहले D3 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने 4s में पहले भरे। अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है डिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन सर एटम ऑफ 5। मैग्नीशियम। सर 5। 5 कैसे निकाला आपने 5? सर 3d5 है 3D ना, में वो 3d ऑर्बिटल की वो 10 चाहिए होता है, तो सर उसमें 5 डब्बे होते हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। सर हमने बाकी कहा था किया, मैंने अभी ज्वाइन किया। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया बेटा, उसका बी पार्ट किया हमने अभी तक। चलिए अब अगला पार्ट है बेटा, इसका सी पार्ट है। आपको दो, अब गौर से सुनने वाली बात शुरू हो गई है। आपके पास हाफ इक्वेशन दी हुई है बेटा, आपको हाफ इक्वेशन 1 दी हुई है, हाफ इक्वेशन 2 दी हुई है, और आप देखें एक इलेक्ट्रॉन पैदा कर बना रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। और ये रिडक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द स्पीड दैट इज रिड्यूस्ड इन हाफ इक्वेशन 2। सर मैग्नीज इज रिड्यूस्ड क्योंकि ना उसका चार्ज भी +4 से +2 होता है, और वो ऑक्सीजन लूज भी कर रहा है। अच्छा ठीक है, देखें मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसने ऊपर जो है ना, आप गौर से देखें इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो बेहतर ये होगा आप ऑक्सीजन का आंसर ना दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको प्री मॉक के अंदर भी दिया था शायद सर। आप देखें ये मैग्नीज +2O इज इक्वल टू 0 है, तो मैग्नीज इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। जी सर। ये +4 से +2 हो रहा है, डेफिनेटली इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। MnO2 सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी नहीं लिख सकते? अभी लिखेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन 2 electrons, its oxidation state changes from +4 to +2। +2। अच्छा अब ये कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मिथेनॉल +4 इज सर। 0। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इन मिथेनॉल इज 0। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, ठीक है, तो ये कार्बन आ गया, +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, कार्बन 2 -2 इज इक्वल टू 0, कार्बन इज इक्वल टू +4। खाली 4 नहीं लिखेंगे, +4, खाली 4 नहीं लिखेंगे बेटा, +4। खाली 4 लिखने का मतलब ये होगा कि मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे। अच्छा जी, कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड विथ मिथेनॉल इन एसिडिक कंडीशन। सर ये आयनिक इक्वेशन बनाना नहीं आती, आप थोड़ा मतलब बेसिक से बता देंगे मुझे? मैं आपको अभी बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए बेटा, आपने मैग्नीज 4 ऑक्साइड लिखना है। मैग्नीज 4 ऑक्साइड क्या होगा, ये इसके अंदर आपने डालना है मिथेनॉल। बताइए मिथेनॉल है इथेनॉल है? इथेनॉल है सर, दो सर दो इथेनॉल कार्बन। है। इथेनॉल है, तो ये मिथेनॉल हो गया। जी सर। ठीक है जी, ये मिथेनॉल हो गया बेटे। अब आपने क्या करना है, इसकी एसिडिक कंडीशन में इक्वेशन लिखनी है। एसिडिक कंडीशन का मतलब है H पॉजिटिव। अच्छा जी, जो आयनिक हो सकते हैं वो मैं आयनिक कर दूंगा, जो आयनिक नहीं हो सकते, ऑर्गेनिक आयनिक कब हो सकता है, ऑर्गेनिक आयनिक नहीं हो सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर कौन सी इक्वेशन दी हुई है इसने? ऊपर ही मिथेनॉल की दी हुई है। अब आप देखें, मैं आपको ये दोनों इक्वेशन नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। हम अपनी अपनी तरफ से ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन लिखेंगे। ये देखें ऊपर वाली इक्वेशन क्या है बेटा, बेटा मुझे बताएंगे ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी?
पहले रिडक्शन वाली, हाँ बोले बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो इक्वेशन लिखाएंगे पहले। सर एक मिनट ऊपर फिर से दिखा दे, मैं एक दफा देख लूं। आपको पेपर मैंने दिया हुआ है ना, देखें ग्रुप में भेजा हुआ है। पहले गेन इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे। जी बेटा लिखवाएं। MnO2 ठीक है, plus 4H प्लस 2 electrons प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एरो, और उसके बाद Mn2 plus ठीक है मेरा बेटा, Mn2 प्लस और 2H2O। 2H2। अच्छा पहले आपने इलेक्ट्रॉन वाली लिखी। अच्छा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर, उसमें 4 electrons तो भाई इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा 2MnO2 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सर ये फिर से समझा दें, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? अच्छा देखो बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरी इक्वेशन जो लिखी है ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं है ना। इस इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। सही है सर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लिखानी ना बेटा मुझे। सर CH2O CH2O plus H2O प्लस H2O, एरो, ठीक है कार्बन बेटा, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड plus 4H 4H plus 4 electrons। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है 2MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव। ऊपर वाली इक्वेशन में 8 है, नीचे वाली में 4 है, तो 8 माइनस 4 इज 4। अच्छा यहाँ वाटर 1 है, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 है, तो इधर बच जाएंगे 3H2O प्लस 2Mn2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH2O। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? सर मुझे आने के क्वेश्चन के स्टेप्स बता देंगे, मतलब पहले क्या करना होता है फिर क्या करना होता बेटा यही तो मैंने बताया, पहले आपने रिड्यूस जो हुई है उसकी इक्वेशन को लिखा, फिर आपने देखा वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। जी सर। आपने पहली वाली इक्वेशन को छोड़ दिया, दूसरी इक्वेशन जिसमें गेन हुआ था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे वाली इक्वेशन के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन से ऐड कर दिया, सर ये नीचे वाली इक्वेशन कैसे आई है? मेरा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए गौर से। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे? जी। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये भी कैंसिल होना बताइए, फिर मैं मैथमेटिकल तौर पे सॉल्व कर दूंगा इसको। सर जी बेटा बोले। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जो आपने ब्लैक से लिखी हुई इक्वेशन ये कहाँ से आई? बेटा ये रही ना, ये देखें, ये रही इक्वेशन बेटा, देखो एक ये रही, एक ये रही। आप एक काम करो, आप जो मैंने आपको ग्रुप के अंदर पास पेपर भेजा है उसको खोल के देखो क्वेश्चन, क्या ये इक्वेशन 2 ही है? देखें और से, और ये इक्वेशन 1 ही लिखी है, चेक करें। ऐसा ही है बेटा? जी सर जी, मैं देख लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया। इधर देखें, इधर 2 MnO2 है, मैंने 2 MnO2 लिखा। अब आप यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 8H पॉजिटिव है, इस साइड पे 4H पॉजिटिव है। 8 में से 4 निकाले, 4H पॉजिटिव आ गए, वो मैंने यहाँ लिखे। एरो बनाया, यहाँ 4 वाटर है, यहाँ 1 वाटर है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 3 पानी बच गए।
अब आप राइट साइड पे देखें, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटा? जी सर। सर ये आयोनिक इक्वेशन कौन से चैप्टर का पार्ट है? ये कॉमन सेंस का पार्ट है और रिडॉक्स में आपने किया हुआ है। ओके सर। देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ये इक्वेशन कभी भी कहीं पे भी ऐसी आ सकती है। आपने रिड्यूस इक्वेशन को पहले लिखना है और ऑक्सीडाइज को बाद में लिखना है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं नीचे दोबारा आपको इक्वेशन बता देता हूँ। इस एरो का मतलब है इज इक्वल टू, समझ लें, इज इक्वल टू रिएक्टेंट को ऐड करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है। जो माइनस हो रहा है उसको राइट से लेफ्ट ले जाए, जो लेफ्ट से राइट ले जाए, जो माइनस हो रहा है माइनस कर दें, डायरेक्ट ये आ जाएगी। सर जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन ना दी हुई हो, फिर उसमें आयोनिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? भाई वो तो आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वो एक अलग सवाल है, ये जो सवाल है वो अलग सवाल है। यहाँ आपको रिडक्शन भी दी हुई है, ऑक्सीडेशन भी दी हुई है और चार्जेस के साथ दी हुई है। ओके हाँ सर। मेरी बात इथेनॉल समझ। का क्या हुआ? क्या बेटा? इथेनॉल तो ऐसे ही आ गया ना, इथेनॉल मैंने लिखा ही नहीं है, ये आ गया इथेनॉल। अच्छा हाँ, ओके सर। ठीक है, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड पे लिख लिया, प्रोडक्ट साइड को प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया, जो माइनस हो रहे हैं उसे माइनस कर दिए। बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है? पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े। सर ये 4H प्लस कैसे आया? ऊपर तो 8 था ना, आपने तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे। बेटा अगर अभी भी आपसे मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में ना आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे H पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे 4H पॉजिटिव है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस किए तो 4H पॉजिटिव आ गए। अच्छा, और जो 4H2 में से एक H2 वो माइनस हो गया लेफ्ट वाला। ये वहाँ जाके माइनस हो गया 3H2। मैं चाहूँ तो आपको डिटेल में करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डिसेबल नहीं करना चाहता। जो सही तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो करूँगा। आप देखें इसके कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क हैं। ठीक है सर। इतने ज़्यादा मार्क्स होते तो मैं इसको और खोल के लिख देता। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप इन दोनों को एक साइड पे लिखें, इन दोनों को एक साइड पे लिखें और देखें कौन राइट लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ 4H पॉजिटिव है, ये लेफ्ट पे जाएगा। 8 माइनस 4 4। इधर देखें यहाँ 4H2O है, यहाँ 1H2 है, 1H2O 4H2O के साथ जाके माइनस होके 3H2O। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर, जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहीं पे जाके माइनस होता है। जी बेटा, आप देखें, इधर देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। 8H पॉजिटिव इधर है, वो 4H पॉजिटिव यहाँ जाके माइनस हो गया। यहाँ देखें, यहाँ 4H2O है, वो H2O माइनस हो गया इधर, तो यहाँ 4H पॉजिटिव आ गया, यहाँ 3H2O आ गया। ठीक है सर, आ गया समझ। सर एक सवाल है। बेटा पूछो बेटा। सर अगर H2O 3 4H2 वहाँ पे ले जाएं तो वहाँ पे हम माइनस में लिख सकते हैं? माइनस यानी में लिख माइनस देंगे, 2H2। बिल्कुल माइनस में लिख देंगे। सिर्फ एक नंबर जाएगा आपका, क्योंकि अच्छा कभी भी किसी भी इक्वेशन में माइनस नहीं होता है। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। पीरियड 3 का सवाल है। सर एक्सप्लेन वाई। मेटालिक बॉन्डिंग होती है। नहीं बेटा, एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट सोडियम टू एल्युमिनियम आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम, ये रहा सोडियम का डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये रहा सोडियम मेटल का डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मेरी बात को समझिएगा, ये रहा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये रहा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन
आप अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से आगे मूव करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ delocalized electron, movement of delocalized electron through out the metallic lattice. मेटालिक लेटिस स्ट्रक्चर। तो सोडियम मेटल हो या एल्युमिनियम मेटल हो, इनके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 10 लोग चेयर पे बैठे हुए, आपने एक बॉल दे दी कॉर्नर वाले को, वो आगे पास करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। इसे कहते हैं कंडक्शन। यानी सोडियम मेटल को आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके अंदर पहले से एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा भाई मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, वो आगे पास करेगा, वो आगे पास करेगा। इसी तरह से कंडक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2A2, explain why the elements phosphorus, sulfur and chlorine do not conduct electricity। ना इनके पास चार्ज है, ना इनके पास फ्री मूविंग आइन है, ना इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों कंडीशन नहीं है, इसलिए इसके पास कोई कंडक्शन का चांस नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा? दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। दे डू नॉट हैव। जी बेटा अगर बोलो। क्वेश्चन में फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन मतलब वर्डिंग में लिखा हुआ होता तो हम फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन को उनकी जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है उसमें कंसीडर करते हैं, या फिर ये पी और HCl मतलब ऐसे ही कंसीडर करते हैं? जैसा लिखा होगा ना वैसे ही लिखेंगे। हमें मालूम है P4 है, S8 है, Cl2 है, अगर हम लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जैसा उसने लिखा वैसे लिख देंगे। ठीक है बेटा? दे डू नॉट हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आगे पास करेंगे ना। एंड दे डू नॉट हैव, ना ये आइन है, दे डू नॉट हैव आइंस। आइंस का मतलब है ना ये कैटाइन ना ये एनाइन है। तो भाई जब भी करंट का पूछा जाएगा, या तो उस पर चार्ज होगा प्लस या माइनस, या वो उनके पास मेटल होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या उनके पास कैटाइन और एनाइन होंगे। सर अब आप देखें इनमें से हम सिर्फ एक चीज लिख सकते हैं कि इनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या सब हाँ, नहीं एक भी लिख देंगे क्योंकि जगह है इसलिए मैंने इतना लिख दिया। ये 3 कंडीशन है, या तो उस पर चार्ज होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं कह देता कि फॉस्फोरस -3 तो मैं सोच सकता था कि हाँ भाई क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है शायद इसकी वजह से ये मूव कर रहा है, क्योंकि आइंस मूव करेंगे तब भी कंडक्शन होती है, जब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब भी कंडक्शन होती है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है बेटा, पीरियड 3 एलिमेंट्स सिलिकॉन टू क्लोरीन आर ऑल नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन। अच्छा जी सिलिकॉन जायंट मॉलिक्यूल जायंट कोवेलेंट लार्ज कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है थ्रू आउट द अच्छा देखो दो मार्क का सवाल है, ठीक है। तुमने कहा सिलिकॉन में जाइंट होती है, 1 नंबर मिल गया, तो बाकी में क्या होती है? फॉस्फोरस के अंदर जो है ना मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है ना, जो इजी टू ब्रेक होती है, तो इसमें इसलिए मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है। देखो ये P4 है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, S8 है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये सारे के सबके निकलवाए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर के सबसे ज्यादा आ रहे थे। शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब वैन डर वाल का लिखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, बेहतरीन आंसर दिया। वैन डर वाल का लिखेंगे। तो क्या इसने सल्फर
फॉस्फोरस का कंपैरिजन पूछा है सर? नहीं सर, कंपैरिजन नहीं पूछा, तो बोल रहा है कि PCCl और SI में क्या फर्क है। इसने खाली सिलिकॉन और फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन में डिफरेंस पूछा है। तो पहला तो लिखेंगे सिलिकॉन हैज strong covalent bonds and giant molecular structure. highest melting point because of a strong covalent bond throughout the structure, जिसका मतलब होता है जाइंट। सर सिलिकॉन मैक्रो मॉलिक्यूल में तो काउंट नहीं होता ना? क्या हो गया, सिलिकॉन कहाँ से मैक्रो मॉलिक्यूल आ गया? मैक्रो मॉलिक्यूल तो प्रोटीन वगैरह होते हैं। ओके सर। देखो गलत चीज नहीं लिखना सीखो। अभी देखो मैंने जाइंट लिखा ही नहीं क्योंकि मुझे मालूम है जाइंट का मतलब आप ये बोलेंगे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यानी जाइंट मॉलिक्यूलर है, यानी जाइंट स्ट्रक्चर, इसका जाइंट स्ट्रक्चर है। जाइंट लिखने के नंबर नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। कितने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ोगे यार? ठीक है, वाइल phosphorus, sulfur and chlorine, while phosphorus, sulfur and chlorine सर वीक कोवेलेंट होती है ना, सिंपल कोवेलेंट। हाँ सिंपल कोवेलेंट, तो सिंपल कोवेलेंट and van der Waal force of attraction। ठीक है, इसमें लिखना होगा कि ये वीक फोर्स होती है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। हाँ बेटा लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। बिल्कुल लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, लेस एनर्जी is required to break van der Waal। आप ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने ब्रैकेट में जाइंट लिखा है, इसलिए मेरा आया नहीं कंप्लीट। आप लाइन पे लिखेंगे। चलो बेटा, अब आपको ये कई दफा क्वेश्चन आया है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बॉन्डेड टू क्लोरीन। सोडियम का पूछ रहा है +1, इसका बोलो बेटा +2, +2, फिर बोलो बेटा +3, फिर बोलो बेटा +4, फिर +5। बिल्कुल सही है। अच्छा अब पीएच का पूछ रहा है, मेरी बात गौर से सुनना। NaCl को NaCl बना है NaOH से और HCl से। बोलो दोनों स्ट्रॉन्ग है कि वीक? स्ट्रॉन्ग है। तो pH 7 होगी। सर न्यूट्रल होगा ना? न्यूट्रल होगा, इसलिए pH 7 है। अच्छा AlCl3 को पानी में डालेंगे तो HCl बनेगा, आपको मालूम है। तो इसकी pH मैंने आपको 50 दफा बताया, 0 से 4 के दरमियान। बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 2 भी लिखता हूँ, 3 भी लिखता हूँ। सर इनके बाद इन दोनों की 2-2 होगी ना, SiCl4 की और PCl5 की। बेटा तीनों में HCl बनता है, ये भी HCl बना रहा है, ये भी HCl बना रहा है, तीनों में 0 से 4 के दरमियान। होशियारी नहीं करना कि एक में 2 लिख दिया, एक में 3 लिख दिया। सर वो जो आपने टेबल बनाया तो उसमें आपने पहले 7, 6.5, फिर 3 और फिर सारों में 2 लिखवाई थी। आप 2 लिख दें, मैंने कहा फिर 1 लिखेंगे। अगर आप 2 लिखना चाहते हैं तो 2 लिख दें, कोई मसला। मैंने 2 लिखा है, आप 2 लिख देंगे, क्योंकि तीनों में HCl बन रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी इसके साथ आ जाए, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं 2 पे गया हूँ।
चलिए जी सर ये 0 और 4 तो इंक्लूडेड नहीं है ना? बेटा 0 से 4 के दरमियान कोई भी एक नंबर लिखेंगे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा बॉन्डिंग बतानी है। NaCl सर में आयोनिक। आयोनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक। आयोनिक सर। सर बाकी ये दोनों में फिर कोवेलेंट है। कोवेलेंट हो जाना है। कोवेलेंट है, कोवेलेंट है बेटा। अच्छा जी अब अगला बताना है आपने जॉइंट। जायंट सर दोनों जायंट, और फिर SiCl4 और PCl5 दोनों सिंपल है। अच्छा ये भी जॉइंट है। सही जाइन क्यों? सर पर उसके नीचे जो है ना, उसने दिया हुआ टेबल में कि एब्रीवेशंस यूज करनी है, तो हम ये जायंट लिख नहीं सकते, उसके नीचे वो दिया हुआ है। अबे यार यकीन मानो ये सवाल रिपीटेड है, ये पीछे 1-2 साल पहले भी आया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं यू में यूज, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये आयनिक क्यों है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी होते हैं वो जॉइंट बनते हैं बेटा, अच्छा सही है। जॉइंट आयनिक, ठीक है। अच्छा सर SiCl4 सिंपल। देखें AlCl3 जॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये डायमर बनाता है, क्योंकि ये Al2Cl6 बनाता है, जी सर। ठीक है। अच्छा अब SiCl4 सिंपल इक्विवेलेंट। जी सर। और सर PCl5 भी सिंपल है ना? PCl5 भी सिंपल है, बिल्कुल सही है। सर वो सही में जायंट कौन सा था? सिलिकॉन खुद जॉइंट है, सिलिका ऑक्साइड भी जॉइंट है। ठीक है। SiCl4 याद रख लेना लिक्विड होता है SiCl4। जरा इसकी स्टेट चेक करना जरा, SiCl4 की क्या स्टेट होती है, लिक्विड होता है ये। सर सर आपने लिक्विड लिखवाया होता है, था आपने फ्यूमिंग लिखवाया था। लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे याद पड़ा अभी रिसेंटली किसी ईयर में इसकी स्टेट भी पूछी हुई है। फ्यूमिंग सर वो लिक्विड, हमने लिखवाई थी सबकी स्टेट। ठीक है जी बेटा, बेटा जीते रहो खुश रहो। फ्यूमिंग है। अब ये कह रहा है कि एल्युमिनियम राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेट। ये देखो, ये देखना गौर से मैं कैसे बना रहा हूँ। ये Al लिखा, ये Cl2 लिखा, इससे बनेगा AlCl3। अब सर मसला AlCl3 एक के मिनट रुकना, आगे एक टू मिनट रुकना, आएगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बेटा यासिर। मुझे बताओ क्लोरीन एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 2 है, ठीक है। अब ये बैलेंस कैसे करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे ही कह रहा हूँ ना यासिर। जी सर, और फिर एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा क्योंकि वहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब तुम देख सकते हो कि क्लोरीन बैलेंस हो गया ना। अच्छा अब तुम क्या कह रहे हो, अगला बोलो क्या कह रहे हो एल्युमिनियम को। सर एल्युमिनियम राइट हैंड साइड पे 2 हो गए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 लगाना पड़ेगा। बस सही है बेटा, खुद ब खुद बैलेंस हो गया। सर स्टेट नहीं लिखेंगे? स्टेट जरूरी नहीं है लिखना बेटा, सही है। जब स्टेट कहेगा तो लिखेंगे। अच्छा जी राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, आपको ये बात याद रखनी होगी कि AlCl3 सबलाइम होता है, ठीक है, ये गैस है, और Al2Cl6 सॉलिड है। ज़रा चेक करिएगा गूगल पे, मैं सही बात कह रहा हूँ। 180, 189, 185 इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर है। यासिर ज़रा चेक करना, Al2Cl6 सॉलिड है और AlCl3 गैस है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यासिर चेक करो बेटा। हैदर आवाज, सही कह रहे हैं। जी सर मैंने गूगल पे डाला तो है। हाँ बेटा मुझे आवाज़ आ गई है, जैनब की कह रही है आप सही कह रहे हैं। तो याद रख लेना ये गैस होती है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है। जब तक कहा ना जाए स्टेट सिंबल लिखना नहीं। Al2Cl6 में यहाँ लिख देता हूँ, Al2Cl6 सर लिक्विड होता AlCl3 है। गैस और लिक्विड आ रहा है। गैस और लिक्विड आ रहा है। सर AlCl3 गैस आ रहा है ना, आपने बताया होगा, था कि AlCl3 गैस होता है और Al2L6 लिक्विड होता है। लिक्विड होता है, सॉलिड होता है बेटा, सबलाइम होता है ये। ओके सर। कैसे स्टेट सिंबल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब बोला नहीं है तो लिखो नहीं।
चलो बेटा, आप ये कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मूला H3PO3 फ्रॉम PCl5। आपको मैंने 50 दफा सर बताया है। H2O से मल्टीप्लाई H2O से करेंगे ना रिएक्ट। देखो इसने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। सर तो बोल रहे फॉर्मेशन फ्रॉम PCl5, तो वो तो हो गए ऐसे ही ना कि H2O से रिएक्ट करेंगे तो HCl और H3PO4 बनेगा। सिर्फ मुझे 1 मिनट देना। देखो 2 इक्वेशन तुम्हें याद करनी है। PCl3 को पानी में डालोगे, गौर से देखना, तो बनेगा H3PO3। लेकिन जब PCl5 को पानी में डालोगे तो बनेगा H3PO4। बताओ PO4 में ज्यादा ऑक्सीजन है या PO3 में? सर PO4 में तो इसको कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड, और अगर ऑक्सीजन कम होगा तो क्या कहेंगे? फॉस्फोरस एसिड। अब मसला ये है कि इसके साथ भी HCl बनेगा, इसके साथ भी HCl बनेगा। सर इसकी बैलेंसिंग बताओ। तुम देख सकते हो ऊपर वाले में क्लोरीन 3 है तो लिहाजा 3 HCl। नीचे वाले में तुम देख सकते हो क्लोरीन 5 है तो 5 HCl। अब तुम देखो गौर से, अब तुम गौर से देखो कि ऑक्सीजन कितने हैं? H3PO4 में 4 हैं तो 4 पानी। अब तुम देखो H3PO3 में 3 ऑक्सीजन है तो 3 पानी। चेक करो दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं। जी सर दोनों बैलेंस है। दोनों बैलेंस हो। सर जी बेटा बोले। सर गूगल पे AlCl3 सॉलिड आ रहा है और Al2Cl6 लिक्विड और गैस आ रहा है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बात देख करके चेक करके बताओ कि Al2Cl6 का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? क्या वो सबलाइम हो रहा है? अच्छा मैं बताती हूँ। अगर सबलाइम आ रहा है तो वो सॉलिड ही होगा। तकरीबन टेम्परेचर 192.6 आ रहा है। तकरीबन 185 सबलाइम आ रहा है। सबलाइम है तो सॉलिड हुआ ना Al2Cl6। क्या ख्याल है? लेकिन इसमें लिखा हुआ है लिक्विड और गैस। नहीं बेटा नहीं। जब आप एल्युमिनियम क्लोराइड को सबलाइम, आप सिर्फ ये बताइए सबलाइम होता है नहीं होता? तो लिक्विड तो सबलाइम तो सॉलिड होता है, लिक्विड थोड़ी होता है। सही है सर। नहीं सर इसमें लिखा रहा है कि 280p होगा और 192 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर लिक्विड होता है। तो ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। मेरा बेटा मेरी बात सुने, सबलाइम होगा तो लिक्विड कैसे हो सकता है? या तो वो लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड होगा तो सबलाइम नहीं हो सकता। सबलाइम तो सॉलिड होता है ना यार। जी सर फिर पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, Al2Cl6 जो है वो अगर सॉलिड है या गैस है। अगर वो सॉलिड है तो सबलाइम होगा। सर AlCl3 भी सॉलिड आ रहा है। रुक जाइए मुझे चेक करने दीजिए। AlCl3 convert to Al2Cl6। अच्छा जी। सर वाइट और पेल येलो सॉलिड आ रहा है AlCl3। चलिए फिर अगर मैं आपकी बात को सही मान लेता हूँ तो AlCl3 आप सॉलिड कह रही हैं, ठीक है, और Al2Cl6 आप गैस कह रहे हैं, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है यही सही है। तकरीबन 185 इसका जो है ना वो होता है, क्या कहते हैं, इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर बेटा बोले। जी Al2Cl6 तो ज्यादा बड़ा है तो फिर ये गैस है और AlCl3 छोटा है और ये सॉलिड है, ऐसा क्यों? बस ये अल्लाह ताला के काम है। इसी वजह से वो डाइमर हो जाता है गैसियस फॉर्म में, यूं समझ लीजिए। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, डाइमर बन जाता है गैसियस फॉर्म में।
अच्छा जी, इक्वेशन बैलेंस हो गई है, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है H2Cl2 react with chlorine in a reversible reaction to form HCl2 under certain conditions, a dynamic equilibrium। बताइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? Sir, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of reaction and product remains the constant throughout. ठीक है। या तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे तब भी यही 2 पॉइंट लिखेंगे, डेफिनेशन पूछे तब भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे concentration of reactant and product are in the constant ratio इसके अलावा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। शाबाश, बोलते गए सीखते गए। आइडेंटिफाई द कंडीशन नेसेसरी। स्टैंडर्ड कंटेनर चाहिए होता है। क्या चीज दोबारा बोलना? Closed system. क्लोज कंटेनर चाहिए होगा ना? क्लोज कंटेनर चाहिए होगा, क्लोज सिस्टम, बिल्कुल सही है। क्या बेटा दोबारा बोलना? आइसोलेटेड सेम हो जाएगा ना, आइसोलेटेड भी क्लोज होता है मतलब। बेटा आइसो इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, आइसोथर्मल क्या कह रहे हैं बेटा? आइसोलेटेड। ये आपने फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो बेहतर ये कि आप वो इस्तेमाल करो बेटा जो आपके उसके अंदर है, ठीक है। क्लोज सिस्टम हमें चाहिए होता है बेटा। क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन बता सकते हैं क्या है? एनर्जी जा सकती है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्शन नहीं जा सकता। मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्या यही है बेटा क्लोज सिस्टम? है बेटा बताना, क्लोज सिस्टम यही है? जी सर। ये देखो बेटा, क्लोज सिस्टम में आपके सामने बना रहा हूँ, ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर आ गया, इस कंटेनर के ऊपर मैंने ये लिड लगा दी है। क्या इसमें से हीट जा रही है? अगर हीट जा रही है तो ये क्लोज सिस्टम है। अब ये देखिए, मैंने यही दोबारा बनाया, ये लिड जैसी चीज हटा दी है। अब इसके अंदर से हीट जा भी रही है और मैटर भी बाहर जा रहा है। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। लेकिन अगर बेटा ज़ैनब आपने क्या आइसोलेटेड कलर इस्तेमाल किया था? देखिए अब आपने क्या किया, चारों तरफ से इसको सील कर दिया। अब ना ही एनर्जी जा रही है ना ही मैटर जा रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में नहीं करना बेटा, क्लोज में करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है, आपको एक इक्विलिब्रियम दे रहा है, ठीक है। It said what is observed when the following changes are made to an equilibrium mixture of Ac2. Explain your answer। आप बताइए ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? सर एक्सो है, क्योंकि नेगेटिव है ना। एक्सो है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है। Whenever you in इसकी DI है in whenever you increase the temperature it favors endothermic reaction, यानी ये बैकवर्ड पे चले जाएगा। सर तो कम प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगला फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है।
और हाई टेम्परेचर एंडो को फेवर करता है। अच्छा जी, देखिए इसने ये कहा है, देखिए मैं बहुत सोच समझ के आंसर दे रहा होता हूँ, आप अपने कोशिश करें कि सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करें कि मार्क्स कितने, ये देखें मार्क्स कितने, 2 मार्क का सवाल है, तो 1 नंबर ऑब्जर्वेशन का है, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का है। सर लेस प्रोडक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन होगी। सिर्फ 1 मिनट सुन, रुक जाइए, मुझे बताइए। सर कलर चेंज बताएंगे ना? कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये चीज वो येलो सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल। देखें एक ऐसा सवाल जो 100% आपको नंबर दे सकता है, आप जल्दबाजी में अपना आंसर गलत लिख के आ जाएंगे। देखिए मैं रुका रहा, मैं देखता रहा कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से लाऊं, ऑब्जर्वेशन तो दिख नहीं रही, ऊपर से दिख रही है। अब यहाँ से बताइए, राइट हैंड पे आपने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बोला है? सर एक्सो है तो सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सर एक्सो ज्यादा येलो होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये फॉरवर्डेशन एक्सो है, बैकवर्डेशन एंडो है। जब तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आईएन इंक्रीज, ये एंडो को फेवर करेगा, बैकवर्ड पे जाएगा। बैकवर्ड को फेवर करेगा सर, येलो ज्यादा बढ़ेगा। आप मुझे ये बताओ बैकवर्ड पे कलर कौन सा लिखा है? सर येलो। तो आप लिखेंगे मोर येलो कलर। सर और सॉल्यूशन, हाँ बेटा। सर हम यही लिख सकते कि जो मिक्सचर कलर विल चेंज फ्रॉम रेड टू येलो, या मोर येलो लिखना होगा? आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई इक्विलिब्रियम में चीज़ है तो वो रेड और येलो के बीच में होगी, ठीक है? अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर है तो ये क्या है, लेकिन आप देखें उसने कहा है कि आपने गर्म करना शुरू कर दिया। अब आप जब गर्म करना शुरू करेंगे ना, तो ना वो बीच का कलर रहेगा, अब वो येलो की तरफ जाएगा, आपको ज़्यादा येलो कलर नज़र आएगा एज कम्पेयर टू रेड। अगर आप ये लिखते हैं रेड टू, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू, उसने ये तो पूछा ही नहीं, उसने कहा आपको दिखेगा क्या। ठीक है सर। बात समझ में आ रही है? तो सर या तो लेस रेड और या फिर मोर येलो, ये दोनों में से कुछ लिखेंगे। आप लिखेंगे सोल्यूशन टर्न्स, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो मोर येलो। आप ये नहीं लिख सकते रेड टू येलो, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो वो रेड भी होगा, येलो भी होगा। फिर अगर आप लिखेंगे ये अजीब सा लगेगा कि रेड टू येलो, येलो टू येलो, मोर येलो, तो खाली मोर येलो लिख देना। आप इसका रीजन लिखेंगे, पहला पॉइंट हमेशा ये लिखते हैं, forward reaction is exothermic. Is exo sir, or high temperature favors endothermic, so the equilibrium will shift towards left hand side. ठीक है मेरा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर it favors endothermic यानी बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे अगले लिखेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड, ओवरऑल प्रेशर सर नो चेंज या फिर बीच का कलर कोई होगा ना? देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो। सर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रेड हो जाएगा क्योंकि गैस के मोल्स राइट हैंड साइड पे कम है। बिल्कुल आपने सही अप्रोच इस्तेमाल की है। आपने प्रेशर सिर्फ गैसेस को देखना है, लिक्विड कैंसिल कर देने। तो एक ही गैस का मॉलिक्यूल है, वो है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं है। व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेसर मोल, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड।
और राइट हैंड साइड पे रेड कलर है। बिल्कुल सही आंसर है कि रेड कलर। अब ये लिखेंगे आप यहाँ पर मोर रेड कलर लेकिन और राइट हैंड solution। साइड पे तो गैस है ही नहीं। क्या बेटा, राइट हैंड साइड पे तो गैस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे गैस है। तो राइट हैंड पे 0, लेफ्ट हैंड पे 1। व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेसर मोल, यानी प्रोडक्ट साइड। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, आप लिखेंगे when increase the pressure equilibrium moves toward lesser। इधर आप इधर फिर select नहीं आया ये क्या बेटा, दोबारा बोलना। नहीं आया, एक बार फिर समझो सर। मैं एक बार फिर समझाता हूँ बेटा। when increase the pressure equilibrium moves toward lesser side, lesser mole of gas, gaseous side, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं नो गैस ऑन राइट हैंड साइड। मतलब देखें, मार्किंग स्कीम में अगर आप देखेंगे वहाँ तो कुछ के वो वहाँ ये होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है। तो अगर बच्चा ये लिख देता है प्रोडक्ट साइड पे कोई गैस ही नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर कोई ये लिख दे यहाँ पे टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ये भी सही बात हो जाएगी। इसको बच्चे को अवार्ड दे देना चाहिए मार्क। बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इधर देखें गैस एक है, यहाँ गैस नहीं है, गैस नहीं है, तो इधर एक मोल है, इधर एक भी मोल नहीं है। whenever you increase the pressure equilibrium move towards lesser gaseous mole side। तो यहाँ lesser gaseous mole side है, तो रेड कलर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ एक्वियस MgCl2 विथ एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा मैं कैसे ये इक्वेशन बैलेंस करता हूँ। MgCl2 प्लस Na2CO3, इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट को ले जाएगा और NaCl2 बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा अब NaCl बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। जी सर। अब इसने कहा है स्टेट सिंबल भी लिखो, स्टेट सिंबल भी लिखो। तो सोडियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है एक्वियस। मैग्नीशियम कार्बोनेट, बताइए हाइड्रोक्साइड के आखिरी के 2 एक्वियस, कार्बोनेट के शुरू के 2 एक्वियस, तो बताइए ये सॉलिड होगा कि एक्वियस? सर सॉलिड। सॉलिड होगा। सर ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बेटा मैंने कहा हाइड्रोक्साइड के आखिरी के 2 एक्वियस, ठीक है। ग्रुप 2 के कार्बोनेट ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया सॉलिड। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसके अलावा यहाँ लिख भी रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट MgCl2 सॉलिड। उसके बाद कह रहा है सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई। सर उसने बोला है टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ना, तो मतलब तो भाई वाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे, NaCl के होंगे? सर आपने MgCl2 लिखा है ऊपर, फिर वाइट प्रेसिपिटेट के। हाय मेरा बेटा, सही कह रहे हो, रोजा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ हो गया, जीते रहो, खुश रहो। नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। याद रख लेना, जब कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे कार्बन डाइऑक्साइड,
और मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे मेरा बेटा सर NO2 और पानी और CO दो, गलत कह रहे हो, 2 NO2 और हाफ ऑक्सीजन बनेंगे और मैग्नीशियम और ऑक्साइड भी बनेगा। ऑक्साइड बनेगा, 2 NO2 बनेंगे और हाफ ऑक्सीजन। ऐसे ही याद करना है बेटा। ओके सर। तो बेटा इसने कहा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसने कहा है प्रोडक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है बेटा सर सिर्फ MgO। अच्छा ठीक है सर। स्टेट द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट डाउन द इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब मुझे बताइए क्यों इंक्रीज होती है? आपने कहा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल, बॉन्ड तो बेटा ये तो आयनिक बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड लेंथ कहाँ से आ गई? वो पूछने में डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन वाला था। क्या बेटा, एक एक करके बोलना, क्या कह रहे हो बेटा? डाउन द ग्रुप 2 का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, पोलराइजिंग पावर इसकी कम हो जाती है। सर लेस डिस्टॉर्शन होगी ना? जब पोलराइजेशन पावर कम हो जाती है तो डिस्टॉर्शन ऑफ कैटायन कम हो जाएगी। जब डिस्टॉर्शन ऑफ कैटायन कम हो जाएगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको मेल्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या से मेरी बात समझ आई है? जी सर, मैं समझ आ गई। सर एक दफा और समझाते हैं। देखो बेटा, ये ब्रीलियम है, ये बेरियम है। अब इसकी चार्ज डेंसिटी और नीचे वाले की इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, ऊपर वाले की हाई चार्ज डेंसिटी है। नीचे वाले की लो चार्ज डेंसिटी है, लो चार्ज डेंसिटी। जब ये कार्बोनेट को अट्रैक्ट करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कम करेगा। तो इसका मतलब है ये लेस डिस्टॉर्शन है, लेस पोलराइजिंग पावर है, जबकि ऊपर में मोर पोलराइजिंग पावर है। सर न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इससे कोई ताल्लुक थोड़ी ना होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गई, मोर डिस्टॉर्शन। अब आपको ऊपर वाले में कम एनर्जी चाहिए होगी, वो खुद ब खुद ऑक्साइड बन जाएगा, जबकि नीचे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि उसकी शक्ल चेंज नहीं है, डिस्टॉर्टेड नहीं है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। सर आप ऊपर ये लो बेटा, सर आपने अभी तक ऑर्गेनिक सिंथेसिस खत्म नहीं कराया? ऑर्गेनिक सिंथेसिस? जी सर। जी बेटा, मैंने ख़त्म करा लिया, लेकिन मैंने कॉलेज के अंदर अभी बच्चे क्योंकि ऑर्गेनिक में वीक है ना, तो मैंने उन सबको इक्वेशन की फॉर्म में आज कराया है। 20 रिएक्शन आपके पास इसका PDF हो तो भेज दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करके आपको PDF किसी से भी लेके भेज दूंगा इंशाल्लाह। बेटा अब है होमोलोगस सीरीज, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल ओ लेवल वाला भेज दिया। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? जिसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, 2 मार्क का कह रहा है। तो आप लिखेंगे फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल या फैमिली ऑफ कंपाउंड। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने खुद ही कह दिया, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा नहीं है।
ठीक है। अच्छा, फैमिली ऑफ कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला and they are differ by CH2, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयर या वो भी सही है, दे आर डिफर बाय CH2। गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन द जनरल अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन के अंदर क्या बेटा बोलो? इसका एक ये पॉइंट हो सकता है कि इसका C और H का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। C और H का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। किसकी बात कर रहे हो, होमोलोगस की या नीचे वाले की? नीचे वाले की। जी 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 बेटा, ऊपर हमें एक पॉइंट और लिख देते हैं, ठीक है। सेम केमिकल रिएक्शन, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो सेम केमिकल रिएक्शन। बेटा अब ये रीजन आपने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड, बिल्कुल सही है सर सैचुरेटेड होते हैं वो भी लिखेंगे नहीं? बेटा दूसरा लिखना पड़ेगा। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, अल्केन सिंगल बॉन्ड है, इस पे नंबर नहीं ये लिख मिलेगा सकते हैं कि सैचुरेटेड। बैलेंस एम्प्टी नहीं है, क्या बेटा दोबारा बोलना? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई बैलेंस एम्प्टी नहीं है। बैलेंसी नहीं है, नॉन पोलर है। CH बॉन्ड इज नॉन पोलर, CH बॉन्ड इज नॉन पोलर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर जी बेटा, जो यहाँ पे एल्कीन होते हैं उनके अंदर भी तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, तो उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा हाई क्यों होती है? बताइए उसके अंदर, आज ही मैंने क्लास के अंदर बताया था आपको, डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन। वजह से। नहीं, डायपोल नहीं है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड, जी सर पाई बॉन्ड कह रहा था। पाई बॉन्ड सही, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ आराम से रिएक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे देगा, ठीक है सर। क्योंकि वो खुद न्यूक्लियोफाइल है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का हमेशा रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। अगला है नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अल्केन विद लो MR। क्या नाम होता है उसका? क्रैकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो नहीं लिख सकते बेटा, उसमें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो आप लोअर MR, सवाल दोबारा पढ़ें आपको खुद समझ में आ जाएगा। अल्केन फ्रैक्शन, जो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह रही हैं उसमें तो लिक्विड अलग होते हैं, ये तो अल्केन है कॉलम वाला। बेटा, वो तो पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन है। अल्केन पेट्रोलियम थोड़ी है। अल्केन का पूछ रहा है, अल्केन सॉलिड भी हो सकते। अगर अल्केन की क्रैकिंग करेंगे तो वो छोटे MR में कन्वर्ट होगा ना। आप तो कह रहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पेट्रोलियम की होती है। पेट्रोलियम का तो कोई MR होता नहीं है, वो तो मिक्सचर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगला है हेक्सेन के आइसोमर बनाने हैं, ठीक है। अब आप देखें, इन्होंने 6 कार्बन के बनाए, मैं देखें 5 कार्बन के बनाऊंगा। ये देखें 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का आ गया, ठीक है। इसने 1 2 पे लगाया था, मैं 3 पे लगा दूंगा, एक आइसोमर बन गया।
अब मैं 4 कार्बन का बनाऊंगा, 1 2 3 4, 4 का। सर 3 पे 2 मिथाइल लग जाएंगे। 2 मिथाइल लगा देते हैं इधर। इसका नाम बन रहा है 1 2 3 4 2,2 डाई मिथाइल डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। और इसका नाम बन रहा है 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। सर बोलिए बेटा। सर जो आपने पीडीएफ दिया था ना आइसोमर तावीज वाला, उसमें तो हाँ, ये नहीं है लेकिन। उसमें 6 के आइसोमर बनाए हुए नहीं है। नहीं सर, मेरे पास तो यहाँ 5 कार्बन तक का आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसका तो खुद बना लेंगे आप। वो तो मैंने एमसीक्यू के लिए लिखे थे ना, कि अगर 5, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 तक के आते हैं, तो 5 के आ जाएंगे तो कितने बनेंगे, ये है। कैसे बनेंगे वो तो आपको आता ही है। सही है ठीक है बेटे। सर जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए बी एंड हेक्सेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो जितनी स्ट्रेट चेन होगी तो उसका मैंने तुम्हें कराया था, उसका वंडरवॉल ज्यादा होगा। मोर ब्रांचिंग, याद है, लेस वंडरवॉल। जी सर। आपने वो करवाया था ना कि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच ब्रांचिंग चेन के से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर तो फिर हाईएस्ट पे हेक्सेन रखेंगे और लोएस्ट पे हम बी रखेंगे और बीच में हम ए रखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखें सबसे ज्यादा लेस ब्रांचिंग इसमें है हेक्सेन में, तो यहाँ हम लिखेंगे हेक्सेन। अच्छा, उसके बाद लेस ब्रांचिंग है ए में, उसके बाद है बी में। तो भाई बी में इसका आंसर लिखेंगे, हेक्सेन हैज। सर लेस ब्रांचिंग सी में नहीं होगी? किसमें नहीं होगी, सी का तो पूछा नहीं है ना उसने। अच्छा उसने ठीक। खाली ए बी हेक्सेन का पूछा है। हेक्सेन हैज, हेक्सेन इज unbranched hydrocarbon less branching, more contact point, more van der Waal. या स्ट्रॉन्ग van der Waal। बेटा बात समझ आ रही है? जी 3 सर। मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क मिल गए हैं आपको, एक ए बी लिखने का हेक्सेन का और इसमें बताने का। दूसरा बताएं क्या लिख सकते हैं। लेस ब्रांचिंग रिक्वायर मोर एनर्जी टू, लेस ब्रांचिंग या हेक्सेन। require more energy to overcome this attraction. This attraction to boil। लाइन के नीचे नहीं लिखेंगे। सर हम लेस की जगह नो ब्रांचिंग नहीं लिख सकते क्योंकि हेक्सेन में तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं ना। तो मैंने एक जनरल टर्म लिखा है, लेस ब्रांचिंग या नो ब्रांचिंग, अनब्रांचिंग यूं लिख लो। ओके चलो सर। ये लो, अनब्रांचिंग हेक्सेन रिक्वायर। सर जी बेटा बोले। सर जो हमने हेक्सेन का लास्ट आइसोमर बनाया है वो मुझे एक बार वापस समझा सकते हैं? आइसोमर जो बनाया है, जी आखिरी वाला। देखो बेटा 5 के बना लिए, 4 के बनाए, तो मुझे किसी ने कहा कि 2 एक जगह लगा ले, तो मैंने 2 पे 2 लगा दिए एक जैसे। देखो सर हेक्सेन, क्या नाम है, 3 पे लगा सकते हैं ऐसे? आप 3 पे लगाएंगे तो काउंटिंग वहां से शुरू होगी, वो फिर 2 बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो जी अब ये ई है,
इसने हेक्सेन का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, बेंजीन बना लिया और साइक्लोअल्केन बना लिया। बताइए रिएक्शन 3, याद है ना, हाइड्रोजन गैस लेंगे, तो 3 हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। अच्छा, अब आपने इंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है। क्या इसने फॉर्मेशन दी हुई है? तो बेटा सर यहाँ पे ऐसे साइकिल बनाएंगे ना, ऐसे साइकिल बनी हुई है ऊपर, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये बता दो बेटा जल्दी से। सर जिनके 2 टेल्स और जिनके 2 हेड्स ज्वाइन करेंगे ना, 2 है सर, सेकंड वाली। बेटा ये लग रहा है मुझे रिजल्टेंट हेड से मिल रहा है, टेल से H2, तो H2 इज इक्वल टू H1 प्लस H3, इसका नाम मैंने रखा है H3, H1 प्लस H3। तो बेटा आपने निकालना क्या है, H3, H2 कितना है आपके पास, 215, और H1 कितना है आपके पास, नहीं H1 तो, H2 कितना है, H2 वो है -156। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है? एंथैल्पी नहीं निकालनी, देखो बेटा रिएक्शन होगी। देखो बेटा, हम पहले इसको दोबारा से लेबलिंग कर लेते हैं। इसका नाम H1 है, इसका नाम H2 है, इसका नाम H3 है, ठीक है। निकालना क्या है पहले ये देख लेते हैं। रिएक्शन 2 का निकालना है, H2 निकालना है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ही H2 निकालना है। अब बताओ H1 कितना है, 215। बताओ बेटा H3 कितना है, 48। 48 है। कैसे पता चल रहा है 48 है? सर वो उसमें दिया हुआ है ना, नहीं कहाँ तो ये दिया तो हुआ है? फॉर्मेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है इनकी टेबल में। ये तो इसकी फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2 की बनानी पड़ेगी, ओ H3 की फॉर्मेशन से। अच्छा बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज कर दूं कि क्या है। ये इससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है, ठीक है। तो बेंजीन की कितनी कह रहा है, 48, और साइक्लोजेन की कह रहा है माइनस। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके नहीं निकालेंगे इनकी? बेटा 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको डेटा लिख दूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा और क्या दिया हुआ है, ये 215 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात गौर से सुनना, ये 6 कार्बन यहाँ रखे, 6 कार्बन ये लिए, इससे ये फॉर्म कर लिया, हाइड्रोजन से ये फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले H2 निकालना पड़ेगा, पहले नीचे वाली साइकिल बनानी पड़ेगी। तो बेटा ये H1 है, अब सब कुछ चेंज करेंगे हम, इसका नाम H4 रख देते। H4 कितना है बेटा, 6 कार्बन से ये बना है, ये दिया हुआ है 48, ये दिया हुआ है H5 -156। तुमने निकालना होगा H3, ये है H3। बताओ H3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या निकाल, कैसे, कौन सा रिजल्टेंट, H5 है? H5 है सर। तो
तो पहले H5 से निकालेंगे। सर H4 माइनस H5 होगा। H5 इज इक्वल टू, अभी चेक कर लेते हैं। सर ये 2 मार्क के सवाल है, इसमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी होगी। बेटा इसके अलावा आप कोई भी करेंगे गलती कर जाएंगे। अगर आपको कोई और रास्ता पता है तो मुझे बताएं। सर H3 इज इक्वल टू H4 माइनस H5 नहीं करना होगा। आपने H5 निकालना है। H5 इज इक्वल टू H4 प्लस H3। सर H5 तो आपने लिखा हुआ है ना ऊपर 1 माइनस 1। ये इधर देखो, ये रिजल्टेंट है। यूं जाओगे ना, रिजल्टेंट ये H5 इज इक्वल टू H3 प्लस H4। सही है सर। तो H4 है 48 और H3 है, सर H3 को सब्जेक्ट बनाएंगे और H5 कितना है माइनस 156। तो माइनस 156 माइनस 48। बताओ बेटा कितना आ जाएगा। ऐसे ही कर लेना, बाकी किसी भी तरीके के मार्किंग स्कीम के चक्कर में पड़ोगे अल्लाह हाफिज। माइनस 204 जी सर। माइनस 204 किलो जूल पर मोल आ गया। ये क्या निकाला है तुमने H3। जी सर। अब वो पहली वाली इक्वेशन लगाएंगे। आप पहली वाली इक्वेशन लगाओगे, उसमें रिजल्टेंट क्या था H2। अब लिखोगे H2 इज इक्वल टू H1 प्लस H3। वैल्यूज पुट कर दो। H2 कितना है निकालना है सर 215 है ना H1 215 है और सर वो 204 निकाला है अभी H3 हमने। बोलो बेटा कितना आ जाएगा। 11 प्लस का 11 आ जाएगा, प्लस 11 किलो जूल पर मोल। इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4। सर आपने एक सवाल का पार्ट स्किप कर दिया ऊपर। अच्छा ऊपर कर दे। अच्छा बेटा एक मिनट, हेक्सेन का फॉर्मूला बताना क्या होता है। C6H14 O2 से ब्रेक कराएंगे। बताओ कितने कार्बन है। 6 कंप्लीट है तो CO2 बनेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। बताओ वाटर कितना, हाइड्रोजन कितना। 7 सर। 7H2 हो जाएगा। जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा वाटर बना लिया। अब बताओ राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं। 12 है, 12 और 7 19 19/2 सर। 19/2 लिख देंगे बेटा। ये मैं अभी इसका तुम्हें शेयर करता हूँ PDF। अभी भी हमारे 5 क्वेश्चन है। अब आप देखें, आखिरी सवाल है ना क्वेश्चन 4 तो। अच्छा बेटा देखिए, पहले वाले में अभी आज ही हमने ऑनलाइन फिजिकल में किया था। हाइड्रोजन हट रहा है, क्लोरीन लग रहा है। जब भी हाइड्रोजन निकल के देखो ना 8 है और 7 हाइड्रोजन हो, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 7 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जाता है, क्लोरीन आता है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपसे कह रहा है इनिशिएशन ये है, आप प्रोपेगेशन लिखें। आपने क्या करना है, 3 कार्बन का है ना C3H8। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 स्टेप का आता है। टर्मिनेशन के 2, इनिशिएशन का 1 और टर्मिनेशन का 1, प्रोपेगेशन के 2। अब आप क्या करेंगे, Cl डॉट के साथ रिएक्ट कराएंगे। C3H7 डॉट, देखें एक HCl बन गया। फिर क्या होगा, C3H7 डॉट प्लस Cl2, आपके पास बनेगा C3H7Cl प्लस Cl डॉट। अब टर्मिनेशन में आपने ये चीज़ बनानी है, दो फ्री रेडिकल लेने। तो भाई एक फ्री रेडिकल लिया आपने C3H7 का और दूसरा फ्री रेडिकल लिया क्लोरीन का। इन दोनों को जोड़ दिया, जो चीज़ बनेगी आपके पास वो यही बनेगा।
बताइए इनिशिएशन में होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होता है हेटेरोलाइटिक? होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बेटा। अब आपसे कह रहा है इसका नाम लिख दें, तो कार्बन नंबर 1 इसका पेरेंट चेन बनाया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो बेटा 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन 1 है, 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन सर। 1 4 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। अगला आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दैट आर मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6Cl2। इसके अंदर कौन सा हो सकता है? बोले बेटा। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये अल्कीन है, C3H6Cl, ये लिखा ऊपर वाला देखें कायरल है, ये आ गया ऊपर वाला, देखें यही ऊपर वाला, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, इधर CH2Cl लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये कायरल है। तो स्टीरियो आइसोमर होगा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। अच्छा, पोजीशन हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में। हम बताइए, हम पेरेंट चेंज तो 3 की चेंज ही नहीं कर सकते, हम क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो पोजिशनल आइसोमर, हम सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसलिए पोजिशनल आइसोमर। कायरल है इसलिए ऑप्टिकल। आपसे कह रहे हैं रिएजेंट बताओ भाई, रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। जी बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, लेकिन एक्वियस डालेंगे, इथेनॉलिक एक्वस डालेंगे। एक्वियस डालेंगे बेटा, प्लस वाटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपने रिएक्शन 3 करना है। सर हम खाली NaOH के आगे एक्वस नहीं लिख सकते ब्रैकेट में? उसने लिखा स्टेट द रिएजेंट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मांगा है। सही है सही। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टेट द कलर चेंज दैट टेक प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन 3 की बात हो रही है। ग्रीन हो जाएगा। पर्पल टू कलरलेस। इसमें आपने डालना है K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का होता है, इससे क्रोमियम 3+ बन जाता है, तो ये ग्रीन होता है। तो ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज क्यों होता है? क्रोमियम 6 की वजह से। ग्रीन क्यों होगा बेटा? क्रोमियम 3+ की वजह से। आज ही ये मैंने कराया है, आज ही कराई ये सारी चीजें। ऑर्गेनिक का 60% मैंने आज कराया ही है। ये देखिए, ये क्या बन रहा है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप गौर से देखिएगा, इधर कार्बन हाइड्रोजन है 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6। इसका मतलब एक पानी बनेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डालना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डालना है। अब आप देखें राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन आने चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट फॉर्म एस। एस क्या चीज है भाई? सर वो नीचे बताया हुआ है, रिएक्ट करता है, एस्टर बनाता है, उधर ही सवाल में।
हाँ एस्टर 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 बनाते हैं। तो भाई एस्टर के लिए एस्टरिफिकेशन ना लिखना, कंडेंसेशन लिखना। अब आपको ये IR दिया हुआ है बेटा, देखिए 1700 पे पीक आ रही है, ये आ गई 1700 पे पीक C11O की। जरा देखना ये 1600 पे किसकी पीक आ रही है, देखना बेटा ये 1650 पे किसकी पीक आ रही है। सो गए, अमाइड लिखा हुआ है। 1650 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक आ रही है बेटा, ये आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 पे आ रही है बेटा, 15 1650। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और ये है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। समझ नहीं आ रहा है पूछना क्या चाह रहे हैं। एस्टर तो कार्बन ऑक्सीजन की भी पीक होगी 1000 पे, तो ये 3 पीक तो मुझे नजर आ रही है, एस्टर में होती भी यही है। आपसे कह रहे हैं बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल बताना है, एक आपने बताना है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक बताना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बताना है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और सर ऊपर ग्राफ में 1 2 3 देना है इनके। अच्छा इधर भी 1 2 3 देना है, ठीक है। तो 1 क्या है, कार्बन, ये 1 हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 हो गया। अब ये 1000 पे पीक देखो, 1000 पे पीक कौन सी वाली है। सर ये आखिरी सवाल है। जी बेटा ये आखिरी सवाल है, असल में क्वेश्चन आंसरिंग हुई ना इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, खामोश से करता ना जल्दी हो जाता। ये 1000 की पीक है, ये 3 आ गया। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन। दिखाओ बेटा, कार्बन का फॉर्मूला ये हमने करा था 100/1.1 मल्टीप्लाई बाय m+1 डिवाइड बाय m+। तो 100/1.1 m+1 की पीक है 0.31, इसकी पीक है 4.7। निकालना बेटा क्या आंसर आ रहा है। मेरे 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। चलो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, मैं अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और मैं वो भी भेज दूंगा आपको PDF, ठीक है बेटा। जी बेटा बोले। सर जो आपने आज क्लास में रिएक्शन लिखा है प्रॉपर आपने जो रिएक्शन लिखा है जी उसके जी आगे कोई PDF होगी। बेटा PDF मैं आपको वहाँ से भेज दूंगा कल इंशाल्लाह, क्लास के बाद क्लास में करवा के इंशाल्लाह भेज दूंगा। कल कोशिश करें आ जाए, छुट्टी नहीं करें। अच्छा मैं आऊंगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है मेरा बेटा, सही है बच्चों, चलो अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।